हैं आगे, तब तक कुछ और भी बच्चे ऐड हो जाएंगे। वाटर सॉल्यूशन, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा, इसको तो आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। आपको पता है इसकी सेपरेशन टेक्निक जो होगी वो क्या होगी? इवोपरेशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? NH4Cl। ये क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड और NaCl का मिक्सचर है हमारे पास। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है, उसको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस होगी, कौन सी यूज करेंगे? यहाँ पे हमारे पास सब्लिमेशन। हमें पता है अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो क्या हो जाता है? सब्लिमेट हो जाता है, मींस डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड तो हमें पता है सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा एंड देन वेपर्स में। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? काफी हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि ये क्या था, हमारे पास आयनिक कंपाउंड था। हमने बताया था आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम कैटायन, क्लोरीन नेगेटिव, एनायन। तो जहां पे आयंस होंगे वो कैसे कंपाउंड होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। NH4Cl, NH4 पे हमें पता है कैसा चार्ज? पॉजिटिव। क्लोरीन पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। ये भी आयनिक कंपाउंड है, लेकिन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो भी डिपेंड करता है कैसा आयनिक कंपाउंड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होगा, तो वो डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होगा, वीक होगा। तो यहाँ हमें पता है सोडियम क्लोराइड जो होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई, और ये क्या होगा? लो होगा। ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारे पास से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया? ये क्या होगा? हमारे पास सब्लिमेशन प्रोसेस है, इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लोवर प्लांट्स। जो प्लांट पिगमेंट्स थे, जो हमने प्लांट पिगमेंट्स बताए थे, उसके लिए जो प्रोसेस हम बात कर रहे थे, कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे थे? क्रोमेटोग्राफी। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस डिस्कस किया था, जिसमें हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था। उसमें हमने क्या किया था? फिल्टर पेपर स्ट्रिप यूज की थी, जिसको हमने क्या किया था? 1 सेंटीमीटर अबव पेंसिल से इसको मार्क किया था। यहाँ पे जो भी हमारे पास जो भी कंपोनेंट होगा उसका हमने डॉट लगाया, यहाँ मार्क किया उससे। अब क्या होगा? इसको हम एक बीकर में रख देते हैं, एक चैम्बर में रख देते हैं, ग्लास चैम्बर में। ये क्या होगा? क्लोज होगा हमारे पास। कुछ टाइम इसको क्या रखेंगे? यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, स्मॉल पार्ट जो होगा पेपर का वो क्या हो जाता है? इसमें डिप हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा? कुछ टाइम बाद हमें ऑब्जर्व होगा जो पेपर था उस पे हमें यहाँ पे जो डिफरेंट कलर, जो भी उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, जो भी डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो कलर हमें यहाँ पे क्या होगा? विजिबल होगा। इसको हम ड्राई कर लेंगे, और यहाँ से हमने कुछ और भी रिटार्डेशन फैक्टर बताया था। यहाँ हमने बात की थी मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस। तो अगर नहीं देखी थी, जो क्रोमेटोग्राफी हमने लास्ट क्लास हमारी क्रोमेटोग्राफी थी, तो अगर जिसने ये नहीं देखा था वो एक बार इसको रिवाइज करेगा, जो लास्ट वीडियो थी हमारी वो एक बार फिर से देखेगा, ठीक है। प्लांट पिगमेंट्स के लिए कौन सी प्रोसेस बताएंगे? क्रोमेटोग्राफी। या फिर हम और एग्जांपल बताया था यहाँ पे डाइस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, डाइस के जो कलर होते हैं, उसके लिए भी हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। इसके अलावा हमने बताया था जो ड्रग टेस्ट होता है, सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड एंड यूरिन, वहां भी हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा एक और हमने बताया था सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन, उसके लिए भी हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। था प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी? हमारे पास सेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन, जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी? हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी वो प्लीज एक बार उसको फिर से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है बटर फ्रॉम कर्ड। सिंपल है, सेंट्रीफ्यूगेशन सभी को पता है। यहाँ जो प्रोसेस हम यूज करेंगे वो कौन सी होगी? सेंट्रीफ्यूगेशन। मिल्क से क्रीम सेपरेट करने के लिए क्रीम फ्रॉम मिल्क जो होगा वो भी कौन सी प्रोसेस होगी? सेंट्रीफ्यूगेशन होगी। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन बताई थी, जो भी हमारे पास जो लेबोरेटरीज होती है जहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है वहां भी कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं हम? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज करते हैं। जो टेस्ट ट्यूब होती है, बताया था, जो टेस्ट ट्यूब होती है हमारे पास, उसको क्या करते हैं? क्लोज करके हम क्या करते हैं? एक वाइब्रेटर होता है या फिर एक स्पिन होता है, एक मशीन होती है जिसके अंदर उसको हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। मशीन हाई स्पीड पे क्या करते हैं? स्पिन करती है। वहां से जो भी हमारे पास डिस्पर्स फेस पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर हुआ इतना सभी को? भाई क्या आवाज आ रही है सभी को? ऑडियो क्लियर है? यस सर। यस सर। नोटबुक भी विजिबल है सभी को?
Yes, sir. ओके Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, वाटर, काफी सिंपल एग्जांपल है ये, जैसे एनसीईआरटी के एग्जांपल है हमारे। ऑयल फ्रॉम वाटर, हमें पता है कैसा मिक्सचर है ये हमारा, ये जो मिक्सचर होगा ये कैसा होगा, इमिसिबल होगा। मिसिबल और इमिसिबल मिक्सचर पढ़ा था हमने, जहां हमने बताया था अगर लिक्विड लिक्विड होमोजीनियस टाइप मिक्सचर है तो वहां जो प्रोसेस हम बताएंगे वो कौन सी होगी। अगर मिसिबल की बात कर रहे हैं, होमोजीनियस टाइप है, तो वहां पे डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और अगर मैं बात करता हूं, अगर हमारे पास कैसा मिक्सचर है, इमिसिबल है, ऑयल एंड वाटर हेट्रोजीनियस टाइप मिक्सचर है, तो वहां हम प्रोसेस यूज कर रहे थे सेपरेटिंग फनल। वहां प्रोसेस हम कौन सी यूज करेंगे, सेपरेटिंग फनल। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल। इसमें कुछ और एग्जांपल बताए थे, याद रखना, हमें बताया था जो बेंजीन होता है वाटर में इंसोल्यूबल होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी क्या होता है, इंसोल्यूबल इन वाटर। ईथर हो गया इंसोल्यूबल इन वाटर। अगर मैं बात करता हूँ जैसे हमारे पास CHCl3 क्लोरोफॉर्म जो होगा, ये भी क्या होगा, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ये जो हमारे पास जो कंपाउंड है, ये कैसे कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है। तो ये क्या होंगे, वाटर में डिसोल्व नहीं होंगे। अगर वाटर में डिसोल्व नहीं होगा तो जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, इमिसिबल मिक्सचर होगा। इमिसिबल मिक्सचर जो होता है उसके लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल। अच्छा, लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था, ईथर और हेक्सेन, याद हो तो। ईथर और हेक्सेन का एक मिक्सचर था हमारे पास, या फिर एक है मिक्सचर था हेक्सोसस होगी, वो हम कौन सी यूज करेंगे, सिंपल भाई। ईथर जो है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे सिंपल जो प्रोसेस हम यूज करेंगे वो होगा या तो डिस्टिलेशन प्रोसेस, या फिर क्या होगा हमारे पास, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ईथर जो होगा ये कैसा कंपाउंड होगा, ईथर हमने बताया कैसा कंपाउंड होगा, कार्बन कंपाउंड होगा, कोवलेंट कंपाउंड होगा। हेक्सेन जो होता है ये भी क्या होता है हमारे पास, एक हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन कंपाउंड होता है, मींस जिसमें कार्बन परसेंट है, कोवलेंट कंपाउंड है। लाइक डिजोल, लाइक एक टर्म बताई थी हमने, जो सिमिलर सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिजोल हो जाते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे लाइक डिजोल लाइक। ईथर जो होता है हेक्सेन में डिजोल हो जाएगा, हेक्सेन जो है टोल्विन में डिजोल हो जाएगा, ईथर टोल्विन। जैसे हम वाटर यूज करते हैं, वाटर को एज ए नेचुरल सोलवेंट यूज करते हैं, भाई शुगर है वाटर में डिजोल्व कर दिया, साल्ट है वाटर में डिजोल्व कर दिया। तो ये जैसे वाटर को हम एज ए नेचुरल सोलवेंट यूज करते हैं, तो जो ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट। ये क्या हो गया हमारे पास, ऑर्गेनिक सोलवेंट। मींस जो सब्सटेंसेस वाटर में डिसोल्व नहीं होते, मींस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिसोल्व नहीं होते, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, ईथर यूज करते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे पास, ऑर्गेनिक सोलवेंट हो गए। तो यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस था, मैंने बॉइलिंग पॉइंट भी लिखा था दोनों का, तो जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस था उसके अकॉर्डिंग हम क्या बता देंगे, यहाँ से डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। बताया था अगर डिफरेंस जो होगा 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन, भाई 25 डिग्री सेल्सियस लिखो या फिर 25 केल्विन लिखो, दोनों सेम बात। अगर हमारे पास 100 केल्विन टेम्परेचर है, मान लेते हैं अभी 100 केल्विन टेम्परेचर, और सेकंड जो टेम्परेचर है हमारे पास 75 केल्विन है, जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ही तो चेक करना है। अगर ये 25 केल्विन होगा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा, मींस अगर 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हो, 25 केल्विन लिखा हो, अगर डिफरेंस 25 है तो क्या होगा, 25 एंड 25 से बिलो अगर है तो जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और अगर हमारे पास 25 से अबव होगा तो जो प्रोसेस हम यूज करेंगे वो कौन सी होगी हमारे पास, सिंपल डिस्टिलेशन। जैसे एग्जांपल भी लिया था हमने एसीटोन का, जो एसीटोन होगा, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हमने बताया था 56 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर लिया था हमने, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था 156, जो डिफरेंस है वो क्या है, अबाउ 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 से बिल अबो है, तो जो प्रोसेस हम यूज करेंगे वो क्या होगा, सिंपल डिस्टिलेशन। अच्छा, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे एक होती है फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम होती है। क्या होगा, जैसे सिंपल हमारे पास ये राउंड बॉटम फ्लास्क था, इसको हमने यहाँ पे क्या किया था, वायर गेज यूज किया था। ये हमारे पास स्टैंड हो गया यहाँ से, और इसको हम बर्नर की हेल्प से क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, ठीक है।
फिर यहाँ हमने क्या किया था, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम यूज करते हैं। अगर सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है वहां हमारे पास यहाँ कोई फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम नहीं होगा। अब यहाँ फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम है तो इसका रोल क्या होगा, देखो एक बार। इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया कॉर्क लगा के, थर्मामीटर भी लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ जो ये ट्यूब थी हमारी, इसके बाहर क्या होता है, कंडेंस ट्यूब होती है। कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या, इसको हम सेपरेट कर लेंगे जो भी। जैसे हमने बताया यहाँ हमारे पास जो मिक्सचर है वो किसका है, अल्कोहल है। यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है और वाटर है। अल्कोहल में हमने एग्जाम्पल बताया था, अल्कोहल वाटर में भी एग्जाम्पल बताया था। अल्कोहल के टाइप्स बताए थे, एक तो बताया था मिथेनॉल और एक बताया था इथेनॉल। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, 100। जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 22 डिग्री सेल्सियस, मीन्स बिलो 25। तो जो प्रोसेस हम यूज करेंगे वो क्या होगा, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम। अब देखो ये जो फ्रैक्शनलेटिंग, सॉरी, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम जो है हमारे पास, इसका रोल क्या होगा भाई। अगर मैं बात करता हूँ 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट बताया हमने अल्कोहल का, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट बताया हमने वाटर का। आपने ऑब्जर्व किया होगा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही वाटर क्या होता है, इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वाटर जो होता है वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल को अगर आप हाथ पे, जैसे इथाइल अल्कोहल है हमारे पास, या फिर मिथेनॉल होगा, मिथेनॉल का हमने बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया था, 65 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, जैसे ही उसको हम हाथ पे डालते हैं, जैसे पाम पे डाला, तो क्या होगा, वो इजिली इवोपरेट हो जाएगा, बिकॉज उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है। भाई एक सिंपल, आपने लास्ट जो चैप्टर था उसमें इवोपरेशन प्रोसेस पढ़ी थी। इवोपरेशन प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा, अगर हम बात करते हैं आइस की, आइस है, या फिर आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक बोतल हो गई, या फिर फ्रिज से हम जो भी सब्सटेंस निकालते हैं उसका जो भी टेम्परेचर होगा उसका लो होता है, उसको जैसे ही हाथ पे रखते हैं हमें ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, हमने क्या किया, मान लेते हैं ये आइस क्यूब थी। इस आइस क्यूब का जो अभी टेम्परेचर है एट प्रेजेंट, जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं -4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जैसे ही हाथ पे रखेंगे जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, हाई होगा। टेम्परेचर क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा, मींस मेंटेन करना चाहेगा टेम्परेचर को। तो क्या होगा, ये जो आइस क्यूब है ये क्या करेगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मेल्ट होने के लिए ये क्या करता है, हीट, जो हीट होगी वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, बॉडी से एब्जॉर्ब करता है। अगर बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा, मान लेते हैं अभी यहाँ जो टेम्परेचर था वो क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ जो टेम्परेचर था वो क्या था, -4। अब ये इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करेगा, हीट एक्सचेंज होगा। तो यहाँ से जो टेम्परेचर हो इंक्रीज होगा। इसी वजह से हमें क्या हो रहा था, ठंडा फील हो रहा था। तो सेम कंडीशन यहाँ है। हमने बताया जो अल्कोहल है हमारे पास, ये है हमारे पास इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बताया 78 डिग्री सेल्सियस, मीन्स एक तो वाटर को हाथ पे डालते हैं ठंडा फील नहीं होता, लेकिन अल्कोहल को हाथ पे डालेंगे ठंडा फील होगा। क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। फिर हम बात कर रहे थे इवोपरेशन प्रोसेस की, सिंपल भाई 78 डिग्री सेल्सियस, क्या ये 35 डिग्री सेल्सियस पे वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वाटर भी तो 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पे इजिली इवोपरेट हो जाता है। तो इस, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है ये सब बताने का। वाटर जो है, मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया अभी हमारे यहाँ पे, हम इसको हीट कर रहे थे, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस होगा। तो कुछ यहाँ पे जो अल्कोहल था, अल्कोहल तो क्या होगा, कुछ वेपर्स कन्वर्ट होंगे, वेपर्स फॉर्म होंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कंप्लीट जो सब्सटेंस चेंज होगा, 78 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट यही तो पढ़ा था हमने। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पे क्या होता है, जो लिक्विड सब्सटेंस होता है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। मीन्स 78 डिग्री सेल्सियस पे जो इथाइल अल्कोहल था वो कंप्लीट गैस में कन्वर्ट हो गया। तो क्या वहां पे 78 डिग्री सेल्सियस पे कुछ वाटर वेपर्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे। अब क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं जैसे ही यहाँ पे फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम से पास करेंगे, तो वो क्या यहीं पे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका रोल क्या था यहाँ पे, अगर हमारे पास सिंपल ये ट्यूब होती, मीन सिंपल राउंड बॉटम फ्लास्क होता, तो क्या होता है, यहाँ से कुछ जो वाटर वेपर्स जो यहाँ से फॉर्म हुए थे वो भी यहाँ से पास कर जाएंगे। लेकिन फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम जो होगा वो क्या होगा, जो भी सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा उसको यही कंडेंस कर देगा, और वो यहाँ से क्या, वाटर जो होगा यही कलेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा अल्कोहल के जो वेपर्स थे वो यहाँ से पास करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कंडेंस ट्यूब है, यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। और फिर कंडेंस होने के बाद हम क्या बताएंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ से इसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास ये था डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्या बताया हमने? डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, आपको याद हो एक प्रोसेस पढ़ी थी हमने, लोडिंग प्रोसेस। लोडिंग प्रोसेस में हमने क्या यूज किया था? एलम यूज किया था। एलम में हमने क्या बताया था, हम क्या यूज कर रहे थे? जैसे जो लोडिंग टैंक था उसमें हमने एलम यूज किया था। एलम जो था उसका रोल क्या था यहाँ पे? एलम में हमने क्या बताया, जैसे जो हमारे पास इम्प्योर वाटर था उसमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स थे, जो एलम होगा जैसे ही उन चार्ज कर देगा, पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे, और उसको इजिली हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर। तो ये कुछ हमारे पास सेपरेशन टेक्निक थी, जो कुछ इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा जो भी डाउट होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस कर लेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे प्लीज मेरे पास सेंड करना। हम नेक्स्ट वीडियो, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, जो हमने कंसंट्रेशन पढ़ा था, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमने पढ़ा था, उसमें हमने जो कंसंट्रेशन था, इसमें हमने कुछ टर्म्स डिस्कस की थी, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अगर बात करता हूँ मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला बताया था। अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की, अब यहाँ मैं बात, मास बाय मास परसेंटेज जो होगा वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए, काफी बार क्या पूछ लेता है? कंसंट्रेशन पूछ लेता है। काफी बार क्या पूछेगा, जैसे ये तो मास बाय मास परसेंटेज लिखा है, यहाँ पे पूछ लेगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। या फिर क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे हमारे पास शुगर और वाटर प्रेजेंट है, शुगर और वाटर, तो क्या पूछेगा? कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन द सॉल्यूशन। तो शुगर क्या था? सोल्यूट था। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हम किसकी बताएंगे? सोल्यूट की। तो यहाँ पे क्या आएगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर यही पूछ लेता है कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट की जगह मास ऑफ सोलवेंट। यहाँ पे हमने क्या बताया? मास ऑफ सोलवेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये ध्यान रखना होगा। मींस अगर हमारे पास सिंपल मास परसेंटेज पूछ रहा है, उस टाइम हम डायरेक्ट ये बता रहे हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पूछता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट अगर पूछता है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, फाइंड द concentration of sugar and water in a solution of 20 gram sugar in 180 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? कंसंट्रेशन ऑफ शुगर एंड वाटर, बोथ के लिए पूछा है इसने। यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है? 20 ग्राम। मास ऑफ सोलवेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? वाटर जो है वो क्या है हमारे पास? सोलवेंट है। वाटर जो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ये क्या है हमारे पास? सोलवेंट। तो सोल्यूट और सोलवेंट क्या फॉर्म करते हैं? जैसे सोल्यूट है प्लस सोलवेंट, हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा यहाँ से। तो हम क्या कर लेंगे? सॉल्यूशन का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ से 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? परसेंटेज फाइंड करता हूँ। पहले किसके फाइंड करते हैं? शुगर की। शुगर परसेंटेज फाइंड करते हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास? 20 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 200 इंटू 100। इसको सोल्व करना आता है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 10%। अब बात करते हैं हमारे पास परसेंटेज ऑफ वाटर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 90% आ जाएगा। या फिर सिंपल अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? जो सॉल्यूशन है वो कैसा है हमारे पास? बाइनरी सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? बाइनरी।
बाइनरी का मीनिंग क्या होगा, हमारे पास जो कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में वो कितने होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे। तो यहाँ हमारे पास शुगर है और हमारे पास क्या है, वाटर है। शुगर और क्या है, वाटर है। भाई अगर ये 10% है तो हमें पता है टोटल जो सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है, 100% होता है। अगर ये 10% है तो बाकी बचेगा वो क्या होगा, वाटर ही होगा। हमने सोल्व करके देखा है, वहां से भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये सिंपल है, इसको आप इजिली कर सकते हैं। काफी बार इसमें क्या पूछता है, जैसे हमारे पास परसेंटेज गिवन है, मान लेते हैं हमारे पास परसेंटेज गिवन है 20% गिवन, यहाँ से पूछेगा मास ऑफ वाटर पूछ रहा है, ठीक है। मास ऑफ सोलवेंट सोल्यूट गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास हमने 20 ग्राम ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मास ऑफ वाटर हमें बताना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होगा। परसेंटेज कितनी गिवन है हमारे पास, 20, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट भी कितना गिवन है, 20 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास, नहीं। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, लेट कर लेते हैं, इसको हमने लेट किया है, एक्स होगा इंटू 100, ठीक है। इसको सोल्व करना आता है सभी को, 20 से 20 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो जो एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 ग्राम। एक्स का जो मास आया वो कितना आ गया, 100 ग्राम। अब ये जो एक्स आया है हमारे पास, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन पूछा क्या है, मास ऑफ वाटर। तो यहाँ से मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स जो था इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 100 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया 20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो वाटर होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप बताइएगा। इसका ध्यान रखना, हमें काफी बार जो क्वेश्चन होता है वो किस तरह से गिवन होता है, जैसे हमारे पास ये सभी गिवन होगा, परसेंटेज क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारे पास परसेंटेज गिवन है, मास ऑफ वाटर हमें फाइंड करना है, मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है इसका कोई रोल नहीं होता। अगर क्वेश्चन में ऐसे टेम्परेचर गिवन होता है तो उसको देख के घबराना नहीं है हमें। अगर यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर गिवन है उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी बुक्स में गिवन होगा, जो परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। 0.01% हमारे पास क्या गिवन होगा, सोडियम क्लोराइड इन वाटर। एक सॉल्यूशन है हमारे पास 0.01 सोडियम क्लोराइड। तो इसके लिए क्या है, ऑप्शन गिवन है हमारे पास यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो मास पूछ रखा है। एक बार खुद से ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर बताएंगे। हम इसमें आगे स्टडी करते हैं। भाई क्या आवाज आ रही है सभी को क्लियरली? क्या वॉइस क्लियर आ रही है Yes, सभी sir. को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे कंटिन्यू। हमारे पास मोलैलिटी होगा, अगर हमारे पास मोलैलिटी होगा तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल एम। दोनों में डिफरेंस है, देखो मोलैरिटी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कैपिटल एम, और जो मोलैलिटी होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल एम। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं मोलैरिटी की, इसका मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर। ये हम किस में लेके चलेंगे, लीटर में लेके चलेंगे। अब यहाँ क्या मीनिंग हुआ इसका, अगर लिखा हुआ 2 मोलर सॉल्यूशन, लिखा हुआ है 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या होगा, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, मींस दैट सब्सटेंस क्या होगा यहाँ पे, सोल्यूट। 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोलर का मीनिंग क्या बताया मैंने, 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 2 मोलर लिखा हुआ है हमारे पास, इसका मीनिंग क्या बताएंगे, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब बात आ गई, ये मोल्स कहाँ से आ गए, ये क्या होता है, ये तो नहीं पढ़ा हमने। तो इसके लिए क्या है, जो थर्ड चैप्टर है हमारा,
वो कंप्लीट इसी पे बेस्ड है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोल क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, क्यों फाइंड करते हैं, तो वो कंप्लीट इसी पे बेस्ड है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक हम यहाँ से देख लेते हैं। मोल्स क्या होते हैं भाई? अगर मैं बात करता हूँ, एक टर्म हम यूज करते हैं, आप सभी को पता होगा, जो एटम होता है, एटम के सेंटर में हमने मान लिया ये क्या था, न्यूक्लियस था। और यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। जो न्यूक्लियस था उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या बताया हमने, न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन प्रेजेंट होगा और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। फिर हमने क्या बताया, अगर मैं बात करता हूं, जैसे कार्बन था, कार्बन का मास हम लेके चल रहे थे। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का मास हमने 1 बताया था, आपको याद हो तो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 लेके चल रहे थे, हाइड्रोजन का मास भी 1 था। लेकिन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था और मास हमने क्या बताया था, 12। जैसे हमने H2O का मास रेशियो फाइंड किया था, आपको याद हो तो, हमने क्या किया था, हाइड्रोजन के 2 एटम से हमने क्या लिया था, 2। ऑक्सीजन एक सिंगल एटम था, यहाँ पे हमने क्या लिया था, 16। एटॉमिक नंबर क्या था, 8। मास हम क्या ले रहे हैं, 16। अप्रोक्सीमेट डबल के इक्वल होता है। सभी केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में हम क्या बता रहे हैं, अप्रोक्सीमेट डबल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको 1:8 लिखा था। कार्बन का बताया 12 होगा, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब ये मास जो है हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, भाई हमारे पास ये पेन है, इस पेन का वेट मेजर करना है, मास मेजर करना है, हम क्या करेंगे, हम इसके जो भी कंपोनेंट्स होंगे उन सभी को हम क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे। उस सभी कंपोनेंट्स का हम क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे। जैसे हमें पता है पेन है, इसकी जो बॉडी है, इसके अंदर जो भी हमारे पास जैसे रिफिल है उसका वेट हो गया। तो ये जो एटम था इसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, और हमारे पास इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बताते हैं 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम। अब ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो क्या होगा, 1.67 इंटू 10 पावर, जो मास ऑफ प्रोटॉन हम बता रहे हैं, मास ऑफ प्रोटॉन हमने बताया क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर मैं बात करता हूँ मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। वैसे तो ये 4th चैप्टर में आएगा, 4th चैप्टर जो होगा उस सभी में यही है हमारे पास। तो अभी हमने क्या बताया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन बताया हमने 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन बताया हमने 1.67, मीन्स मास जो होता है वो क्या होता है, दोनों का अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। अब बात करते हैं, हमारे पास कार्बन था, कार्बन एटॉमिक नंबर क्या बताया हमने, 6। जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही क्या होते हैं, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और वही उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो चेंज डिफरेंट हो सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट। आपने आइसोटोप्स पढ़े होंगे, कार्बन जो था, कार्बन C612, C613, C614। तो जो ये डिफरेंस था ये कहाँ था, न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस था। यहाँ हमने बताया, अभी हम लेके चल रहे हैं C612। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, मीन्स जो मास में बताऊंगा, एक सिंगल एटम, कार्बन का एक सिंगल एटम है, उसका जो मास होगा वो हम क्या बताएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा, 6 प्रोटॉन का जो मास होगा, और 6 न्यूट्रॉन का जो मास होगा। अब हम क्या करते हैं, जो मास था वो तो हमने क्या बताया था, 12 बताया था। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ 18 आना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होगा इसका मास जो होता है वो क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल से। अभी हमने यहाँ टू 10⁻27 देखने में तो ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे पावर 3 का ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा लार्ज होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो यहाँ हम काउंट नहीं करेंगे। तो जो मास होगा वो किसका होगा, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पे जो मास बताया वो हमने क्या बताया, 12। लेकिन डायरेक्ट ये 12 लिखा है, मास तो ये था हमारे पास एक्चुअल में, लेकिन ये हम क्या बता रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या होता है हमारे पास, रिलेटिव एटॉमिक मास। कैसे आया, हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक टर्म आती है एवोगैड्रो नंबर। हम क्या बता रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। भाई जैसे आप सभी को पता है, 1 डजन जो होता है, 1 डजन किसके इक्वल होता है, 12 के इक्वल होता है। मीन्स एक नंबर ही तो है, क्या कोई यूनिट यूज करते हैं, नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। मीन्स अगर मैं बोलता हूँ 1 डजन बुक्स, तो उसका मीनिंग क्या होगा, जो बुक है, बुक की क्वांटिटी जो है
नंबर ऑफ बुक्स जो होंगी वो कितनी होंगी, 12 होंगी। अगर मैं बोलता हूँ 2 डजन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डजन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12, जो क्वांटिटी है 12 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही एवोगैड्रो नंबर, भाई हम क्या बताते हैं, एटम जो है बहुत ज्यादा स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पार्ट है। तो वहां पे एटम को काउंट करना इजी नहीं था, डजन के टर्म में भी नहीं बता सकते थे। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ मैंने ये एक डॉट लगा दिया, ये एक डॉट हमारे पास एटम, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो उसको तो डजन में तो हम काउंट नहीं कर सकते थे। इसीलिए एक टर्म यूज की गई यहाँ पे, जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। जो एवोगैड्रो नंबर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6.022 इंटू 10 पावर 23। मीन्स अगर मैं बोलता हूँ हमारे पास वन एटम है, वन एटम जो है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे, वन मोल जो होता है, हम बताते हैं वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23। वन मोल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। अब मैं बात करता हूँ वन मोल जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम यहाँ से इसको फाइंड आउट करेंगे। भाई हमने बताया एवोगैड्रो नंबर जो था उसकी वैल्यू बताई, ये जो नंबर है बहुत ज्यादा लार्ज नंबर है। अगर हम कंपैरिजन करके देखते हैं इस नंबर का, मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। भाई क्या आवाज आ रही है सभी को, एक बार बताएंगे प्लीज, यस क्या सर। वॉइस क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। भाई जैसे ये देखने में तो ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल स्मॉल सा नंबर है, 10 पावर 23 है, कोई बात नहीं। लेकिन कंपैरिजन करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास जो टोटल टोटल जो अर्थ है हमारे पास जो अर्थ है उस पे टोटल जो पॉपुलेशन है वो क्या है, 10 बिलियन है। मान लिया, अभी हमने लेट कर लिया, जो पॉपुलेशन है वो क्या बताई हमने, 10 बिलियन बताई। इसको मैं क्या 10 पावर 10 लिख सकता हूँ, 1 बिलियन 10 पावर 9 होता है, तो इसको मैंने लिख लिया 10 पावर 10, ठीक है। या फिर 1 मिलियन बिलियन लेके चल लो, जो भी है, इसको अभी हमने लेट कर लिया। मान लिया हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो हमने क्या बताई, 10 पावर 10। या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, मैं इसको सिंपल सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी, 10 पावर 9 6 बिलियन है, मान लिया अभी हमने। एक अर्थ जो है हमारी, उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, 6 बिलियन है। हम क्या करते हैं, हमें कितनी अर्थ चाहिए कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पॉपुलेशन को क्या करना है, हमें उसके लिए अर्थ चाहिए, तो कितनी अर्थ चाहिएगी। भाई अगर हमारे पास एक अर्थ के लिए पॉपुलेशन इतनी है, तो इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 10 पावर 23 था, 6 इंटू 10 पावर 9, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, अप्रोक्सीमेट 6 ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 पावर 14। भाई एक अर्थ जो है उस पे पॉपुलेशन हमने इतनी बताई, अगर यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन इतनी होती तो उसके लिए कितनी अर्थ चाहिए हमें, 10 पावर 14। तो ये जो नंबर है बहुत ही जा सकते हो, जो एटम है वो कितना स्मॉल होगा, इसीलिए हम क्या बताते हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने परसेंट होंगे। जैसे अगर एक डॉट लगा दिया, इसमें भी क्या होंगे, हमारे पास बहुत ही ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से एवोगैड्रो नंबर जो होगा वो क्या होगा, 6.022 इंटू 10 पावर 23। फिर हम बात कर रहे थे, जैसे हमने बताया वन मोल जो होता है, वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। यहाँ एक बात और बताते हैं हम, एक टर्म आती है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को AMU भी लिख देते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, अगर मैं बात करता हूं, जो 1 AMU है वो किसके इक्वल होगा, 1 AMU हमने बताया 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्या था, ये हम बताते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। हम किसका रिलेट कर रहे हैं, कार्बन 12 एटम से। भाई जैसे हाइड्रोजन था, कार्बन था, ऑक्सीजन था, तो हमने किससे कंपेयर किया उस टाइम, कार्बन से। ऐसा तो नहीं था भाई उस टाइम कोई ऐसी बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं थी जिससे हम क्या कर सके, कोई भी एलिमेंट है उसका एग्जैक्ट मास हम फाइंड करें, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम हमने क्या बताया, रिलेटिव एटॉमिक मास बताया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो हम बताएंगे, उसके लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, AMU। तो वो हमने बताया जो AMU होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्लियर हुआ इतना सभी को। अगर मैं बात करता हूँ 1 AMU लिखूं या फिर इसको मैं 1 ग्राम लिखूं, ये क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है।
ये हम बताएंगे ग्राम एटॉमिक मास। ये हमने क्या बताया, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है भाई, जैसे अब अभी मैंने लिखा हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन का जो मास होगा वो क्या होगा, 1 AMU होगा। तो हाइड्रोजन का जो मास होगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ग्राम होगा। हाइड्रोजन का जो मास होगा वो क्या होगा, 1 ग्राम। ये कहाँ से आया 1 ग्राम, 1 AMU की जो वैल्यू होगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहां पे हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, 1 ग्राम बचेगा। थर्ड चैप्टर जब हम स्टडी करेंगे तो ये क्या होगा, उसमें डिटेल से आ जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे मोल्स की। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर के। 1 मोल ऑफ एनी एटम हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, वो किसके इक्वल होगा। अगर एटम होगा तो वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, अगर मॉलिक्यूल होगा तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। ठीक है, 1 मोल जो होगा, चलो अभी ये दो ही टर्म पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमने बताया 1 मोल जो होगा वो किसके इक्वल बताया, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल बताया। और 1 मोल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम या फिर मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे है हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम जो होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर। मींस 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 एटम। इन टर्म ऑफ मास, मास किसके इक्वल होगा, 16 ग्राम के इक्वल होगा। अब यहाँ से आपने एक चीज नोटिस की होगी, 1 मोल जो था, भाई मान लेता हूँ हमारे पास ये 1 मोल ऑक्सीजन है, ये 1 मोल ऑक्सीजन है। तो इस 1 मोल ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब ये जो यहाँ इतने एटम्स प्रेजेंट थे उसका जो मास होगा वो क्या होगा, 16 ग्राम होगा। मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो थे वो किसके इक्वल बताए, Na। तो जो मास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 16 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। Na मीन्स यहाँ ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10 पावर 23 जो एटम्स थे उसका जो मास होगा वो कितना होगा, 16 ग्राम होगा। कुछ आया समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है O2, ऑक्सीजन गैस है ये अभी हमारे पास। अब ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास, एटम नहीं है। अब ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। तो मैं क्या बताऊंगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। अब यहाँ तो क्या थे हमारे पास, एटम्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल होगा तो वहां पे वो किसके इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब यही अगर वो एटम पूछता तो इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू Na मॉलिक्यूल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आया कुछ समझ में। देखो क्या बताया हमने, अगर हमारे पास सिंपल ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है, ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है, तो एटम्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, Na एटम्स के इक्वल होंगे। अगर ऑक्सीजन गैस लिखी हुई है तो गैस का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे वो किसके इक्वल हो जाएगा, Na मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो जाएगा। और जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 इंटू Na, 6.022 इंटू 10 पावर 20। वैसे ही मास की बात करता हूँ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, अगर ऑक्सीजन का एक एटम था उसका मास कितना था, 16, तो 2 एटम जो होंगे उसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। हम बात कर रहे थे मोलरिटी की। ठीक है, मोलरिटी में बताया हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक क्वेश्चन करते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास, सबसे पहले तो हमें क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने आने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास, कैलकुलेट करना है हमें, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। किस में कैलकुलेट करने हैं हमें, 32 ग्राम ऑक्सीजन में कैलकुलेट करने हैं। अब यहाँ हमारे पास मास गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। फर्स्ट तो होता है हमारे पास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए 3 फॉर्मूले बताएंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास।
सेकंड हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। थर्ड जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पे कंडीशन होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो ये तीन फॉर्मूले बताए हैं हमने किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, जैसे फर्स्ट है हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें क्या फाइंड करने, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। मास गिवन है तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 32 अपॉन ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का अभी बताया हमने, ऑक्सीजन गैस का जो मास होगा, मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। क्लियर हुआ कुछ सभी को, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना आया। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास मास गिवन है जैसे 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। अब एटम है तो क्या लिखेंगे, जैसे मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर मास, और अगर एटम होगा तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास होता है सोडियम का 23, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1/2 मोल। तो ये जो हमारे पास मोलरिटी है, मोलरिटी में हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने आने चाहिए, और फिर हम क्या बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा हमारे पास। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मोलरिटी। अंकिल सर, हाँ जी सर। टाइम हो गया सर। टाइम हो गया, 1 मिनट। भाई इससे आगे जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार यहाँ तक एक बार आप अच्छे से थर्ड चैप्टर में ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, जो मोल है, एक बार ये थर्ड चैप्टर में गिवन है, एक बार इसको वहां से रीड करेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो मेरे नंबर पे आप प्लीज बताइएगा, कॉल करके बता दीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दीजिए।